हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल क्लब। दोस्तों, लास्ट दो वीडियोस में हमने देखा कि किसी भी कंपनी के कौन से मेन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होते हैं और हमने फिर बैलेंस शीट को कैसे स्टडी करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो दोस्तों, हमने एक कंपनी की बैलेंस शीट ली थी और उसकी फिर हमने आइटम बाय आइटम हमने देखा कि टॉप में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज और उसके नीचे असेट्स, और असेट का सम और लाइबिलिटी का सम दोनों इक्वल होता है, इसीलिए इसको बैलेंस शीट बोलते हैं। तो ये असेट भी टॉप में हो सकता है और लाइबिलिटी नीचे भी हो सकती है, ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन का मैटर है। और हमने फिर डिस्कस किया था दोस्तों कि असेट के अंडर कौन कौन से हेड्स होते हैं मेन, और लाइबिलिटीज के अंदर कौन कौन से मेन हेड्स होते हैं। तो एक क्विक रिकैप करते हैं। तो असेट के अंदर नॉन करेंट असेट और करेंट असेट, ये दो मेन हेड्स होते हैं। फिर नॉन करेंट असेट्स के अंदर फिक्स असेट। फिक्स असेट का मतलब होता है कि जो असेट फिक्स होता है, जैसे बिल्डिंग हो गई, जैसे लैंड हो गया, जैसे कोई प्लांट एंड मशीनरी जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, कोई टरबाइन हो गया, या कोई स्टील मिल हो गई, इस तरह की कोई चीज़ है, तो वो फिक्स एसेट होता है। इसके अलावा जो है इंटेंजिबल एसेट भी होता है, जैसे कंपनी का ब्रांड हो गया, कोई पेटेंट है कंपनी के पास, तो ये सब इंटेंजिबल एसेट्स है। इसके अलावा जो है नॉन करेंट एसेट में फिक्स एसेट के अलावा जो है इंटेंजिबल एसेट, और लॉन्ग टर्म कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या कंपनी ने कोई लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है किसी दूसरी कंपनी को, या किसी दूसरे वेंचर को, या किसी दूसरे एंटिटी को, तो वो भी नॉन करेंट एसेट में आता है। और करेंट एसेट में क्या क्या आता है? इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मतलब कि मैंने किसी को मटेरियल सप्लाई किया हुआ है लेकिन उसकी मुझे पेमेंट नहीं मिली है। लेकिन करेंट एसेट के अंदर जो भी आइटम्स आते हैं वो जो है उनका रियलाइजेशन जो है वो 12 मंथ के भीतर होना होता है, उनका रियलाइजेशन या कंजम्पशन। इसीलिए जो है उसको करेंट एसेट बोलते हैं। तो कोई भी, तो इन्वेंट्री आ गई, ट्रेड रिसीवेबल आ गया, या कोई भी या कैश, और कोई भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मैच्योरिंग इन लेस देन 12 मंथ। तो ये असेट पार्ट हो गया, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। फिर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर इक्विटी आ गई। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो अभी हम डिस्कस करेंगे इस पार्ट को कि रिजर्व एंड सरप्लस जब कंपनी एक बनती है और एवरी ईयर कंपनी जो है वो या तो प्रॉफिट अर्न करती है या लॉस करती है, तो उस प्रॉफिट एंड लॉस का इस रिजर्व्स एंड सरप्लस पे क्या असर होता है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो एक तो शेयर होल्डर्स इक्विटी आ गई, उसके बाद जो है लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी। तो करेंट लाइबिलिटी अगेन करेंट एसेट की तरह, वो लाइबिलिटीज जो है 12 मंथ के भीतर, लेस देन 12 मंथ के अंडर जो है जो फुलफिल होनी है। और नॉन करेंट लाइबिलिटी में कि जैसे अगर बैंक से लोन लिया हुआ है कंपनी ने, तो जो कि जिसकी मैच्योरिटी जो है मोर देन ईयर की है, 5 ईयर की, 10 ईयर की, 25 ईयर्स की, तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गई। इसके अलावा जो है डिफर टैक्स लाइबिलिटी होती है, कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजन किया होता है कंपनी ने, तो वो सब जो है नॉन करेंट लाइबिलिटी में आता है। इसके अलावा जो है करेंट लाइबिलिटी में क्या क्या आता है कि कोई भी कंपनी को, कंपनी ने किसी से मटेरियल लिया हुआ है लेकिन पे नहीं किया है, तो वो जो पेबल्स होता है, ट्रेड पेबल, वो करंट लाइबिलिटी में आता है। इसके अलावा जो है कोई शॉर्ट टर्म बोरोइंग की है, जैसे वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल का जो लोन होता है वो भी जो है वो करंट लाइबिलिटी में आता है। तो ये फ्रेंड जो है हमने ये सब चीज़ें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। इस बार जो है फ्रेंड्स हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे पढ़ते हैं। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा, हमें पता है कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये तो हमें पता है। तो अब जो है ये उसी जिस कंपनी का बैलेंस शीट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, उसका P&L। तो रेवेन्यू आप देखिए, इसमें टॉप में मैं आपको जो है PDF में ले चलता हूँ, तो उसमें बेटर व्यू होगा। तो आप देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो आप देखिए कि इस कंपनी का जो है अगेन बैलेंस शीट की तरह दो कॉलम है। एक फर्स्ट कॉलम में ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 की वैल्यूज दी हुई हैं, और उसके बगल वाले कॉलम में लास्ट ईयर की वैल्यू दी हुई है, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018, जिससे कि जो है दोनों ईयर का कंपैरिजन हो जाए। तो आप देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम कोर ऑपरेशन वो है 507 लाख रुपीज, है ना, ये टॉप में देखिए रुपीज इन लैक्स लिखा हुआ है। फिर अदर इनकम है ना, तो वो है 2048 लाख रुपीज।
तो इसके साथ में दोस्तों आप देखेंगे कि एक नोट नंबर दिया हुआ है। तो ये नोट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो है नोट्स टू फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती है। तो कभी भी जब हम किसी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे हैं या फाइनेंशियल रिपोर्ट, बैलेंस शीट एंड P&L का डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, तो विदाउट नोट्स उसकी कोई बहुत ज़्यादा हम उसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो जब अब जैसे हम यहाँ पे देखें कि भाई ये कंपनी जो है, ये इसका रेवेन्यू कोर ऑपरेशन से तो केवल 5 करोड़ है, लेकिन अदर इनकम से जो है 20 करोड़ है। तो यार ये क्या मतलब अदर इनकम इतना ज़्यादा कैसे है? तो ये हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये कंपनी जो है इसका नेटवर्थ नेगेटिव है, मतलब ये कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, बहुत लॉस में चल रही है। तो इसका डेफिनेटली ऑपरेशन इसका, और ये कंपनी अभी बंद है 1 साल से। तो इसका मतलब ये है कि इस कंपनी में जो है ऑपरेशन से तो ज़्यादा रेवेन्यू आएगा नहीं। तो अदर इनकम से क्या आ रहा है? तो ये जब हम नोट नंबर 21 में जाएंगे, जब मैं नीचे जाता हूँ, ये देखिए नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये हमेशा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पार्ट रहता है। तो ये जो है मैं इसमें 21 वाले नंबर में जाता हूँ। ये आप देखिए, ये जो है हर दिया हुआ है नोट नंबर 6, नोट नंबर 5, है ना। तो मैं अब 21 नंबर में जाता हूँ और यहाँ देखिए 21 में अदर इनकम दिया हुआ है। इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए इसमें कंपनी ने इंटरेस्ट इनकम वगैरह जो है वो दिया हुआ है, और फॉरेन करेंसी के वजह से, जो फॉरेन करेंसी की वजह से फ्लक्चुएशन हुई और उसकी वजह से जो कंपनी के जो रुपये की वैल्यू बढ़ गई, कंपनी की जो होल्डिंग थी फॉरेन एक्सचेंज की, उसकी रुपये वैल्यू बढ़ गई। तो वो सब वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है ना। तो फिर प्रायर पीरियड इनकम दिया हुआ है। तो फिर रिवर्सल ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मतलब लास्ट टाइम कंपनी ने डाउटफुल डेट के लिए कोई प्रोविजन किया हुआ था, लेकिन वो डेट जो है कंपनी वो पैसा कंपनी को मिल गया। कंपनी को लग रहा था कि वो नहीं मिलेगा, तो कंपनी ने उसके लिए प्रोविजन कर रखा था कि ये तो मेरा लॉस हो जाएगा, लेकिन वो डाउटफुल था कि प्रॉफिट भी, मतलब वो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन वो जो है मिल गया, तो कंपनी ने उसको रिवर्स कर दिया। तो ये जो है, जो लास्ट ईयर में जो डाउटफुल जो एक्सपेंस में आइटम गया था, वो अभी इनकम में आ गया। तो अब आते हैं और इसको पढ़ते हैं, P&L में फिर से जाते हैं वापस। तो देखिए फ्रेंड्स, अब जो है ये तो रेवेन्यू हो गए टोटल। फिर एक्सपेंस में जो है, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फिर जो है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हो गया, है ना, एम्प्लॉय कॉस्ट हो गई। फिर फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट का क्या मतलब है कि कंपनी ने जो लोन लिया हुआ है उसका हर साल कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है, जो EMI, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो वो फाइनेंस कॉस्ट हो गई। फिर डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। तो डिप्रिसिएशन फ्रेंड्स क्या होता है ये हम जान लेते हैं कि जैसे हमने लास्ट टाइम कार का एग्जांपल देखा था। तो मैंने कार खरीदी, उसकी लाइफ 10 साल है, तो हर साल जो है 10 साल बाद जो है कार की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। लेट्स से कि उसकी जो है कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं है ना। मैं एक डिप्रिसिएशन के ऊपर एक अलग वीडियो बना लेंगे अगर आप लोग चाहते हैं तो अगर मान लेते हैं कि कार की यूजफुल लाइफ 10 साल है, तो सैल्वेज वैल्यू जीरो मानते हैं, तो मतलब 10 साल बाद कार की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो आज मैंने जो है 7 लाख रुपए की कार खरीदी, तो 10 साल बाद जो है उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब हर साल 70,000 उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो ये हर साल जो -70,000 है, यही डिप्रिसिएशन है। तो ये सारे एक्सपेंसेस मिला करके, रॉ मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय की सैलरी, जो बैंक को इंटरेस्ट पे करना है लोन का, डिप्रिसिएशन, ये सब मिला करके ये एक्सपेंस हो गया। तो रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट जो है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस जो है, ये मेरा प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें जो है जो भी टैक्स होगा वो मैं माइनस कर दूंगा, तो ये मेरा प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट है -85 करोड़। तो ये मतलब लॉस हुआ है कंपनी को। तो अब जो है और फिर क्या होता है कि ये जो नेट प्रॉफिट होता है, इसमें से अगर कंपनी को कुछ डिविडेंड देना है, तो वो डिविडेंड भी दे। अच्छा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो नेट प्रॉफिट हो गया। फिर जो है कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो अगर नेट प्रॉफिट को मैं नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे अर्निंग पर शेयर पता चल जाएगी, है ना। तो ये तो एक चीज हो गई। उसके बाद जो है एक और आइटम, एक और चीज हम समझ लेते हैं कि ये आप देखो कि ये जो मेरा नेट प्रॉफिट हुआ है, ये जो है मेरे रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा, है ना। अब मैं आपको दिखाता हूं ये कैसे जा रहा है। आप देखिए कि जो बैलेंस शीट है, ये देखिए बैलेंस शीट आपको मैं दिखा रहा हूं, एक मिनट फ्रेंड्स।
देखिए यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं 31 मार्च 2019, ये रिजर्व एंड सरप्लस का डिटेल है। तो इसमें देखिए कि ओपनिंग बैलेंस 1786.52 करोड़ रुपीस थी, है ना। तो ये मतलब ये कंपनी लॉस मेकिंग है, तो उसका जो क्यूमुलेटिव जो मतलब लॉस, पिछला जो एक्यूमुलेटेड लॉस है वो 1786 करोड़ रुपीस है। और इस साल का प्रॉफिट या लॉस जो है वो उसमें ऐड हो रहा है। तो इस साल कंपनी ने 85 करोड़ का और लॉस किया है, तो वो जो टोटल लॉस हो गया 1786 करोड़, और उसमें 85 करोड़ ऐड हो गया, तो ये मिल करके 1871 करोड़ हो गया। तो कंपनी का जो है लॉस और बढ़ गया। तो इसी तरीके से जो मेरा प्रॉफिट या लॉस होता है वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाके ऐड हो जाता है। तो अगर जो है कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है तो उसका रिजर्व एंड सरप्लस उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, और कंपनी लॉस मेकिंग है तो उसका रिजर्व एंड सरप्लस जो है कम होता जाएगा। तो और तो इस तरीके से P&L और बैलेंस शीट एक दूसरे से लिंक होती है। तो और हमने ऑलरेडी कल देखा था कि बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट में जो रिजर्व एंड सरप्लस होता है वो इक्विटी का पार्ट होता है ना, ये रिजर्व एंड सरप्लस। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देखा कि जो कंपनी के जो दो मेन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, बैलेंस शीट और P&L, वो आपस में एक दूसरे से कैसे लिंक्ड है। तो अगले आने वाले वीडियोस में फ्रेंड्स हम लोग और भी कई सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करते हैं, और डिप्रिसिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक और जो हमारा आइटम छूटा हुआ है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो स्टेटमेंट मिल करके किसी कंपनी का एक कंप्लीट फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट्स में जो है आप अपने क्वेरीज और आप और किन सब्जेक्ट्स पे हमसे चाहते हैं वीडियोस या डिस्कशन, वो जरूर बताइएगा। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।